नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 46। यहाँ गलती से 16 लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 46 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से, जिसका टाइटल है निराहारी योगिनी। तो इसमें एक ऐसी संत की बात की गई है, ऐसी लेडी संत हैं, एक महिला संत हैं जिनकी बात की गई है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं खाया। और अब जिस समय योगानंद जी उनसे मिले, उस समय भी उनको कुछ खाए पिए हुए कई वर्ष बीत चुके थे। तो बहुत लंबे समय से वो बिना खाए पिए रह रही थी। तो उनसे मुलाकात के बारे में उन्होंने बताया है। हालाँकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस बुक में अब ऐसे चैप्टर नहीं रह गए हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ अपने अनुभव में शेयर कर सकूँ। क्योंकि जो कुछ अब बुक में लिखा हुआ है, जो कुछ चैप्टर्स में लिखा हुआ है, वो सफिशिएंट है समझने के लिए। फिर भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा बुक कवर कर रहा हूँ। सो जिन बातों पे ध्यान देना चाहिए, उन बातों पे मैं पॉइंट आउट करूँगा। राइट? लाइक जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी। इट्स नॉट लाइक कि जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, वो रियली में इम्पोर्टेंट है। हो सकता है उसके अलावा भी कोई और चीज़ हो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। सो इट्स लाइक ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि किस चीज़ को मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस चीज़ को शेयर करना चाहिए या फिर इस अनुभव के बारे में आपसे बात करनी चाहिए। तो निराहारी योगिनी के बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो निराहारी योगिनी जिनकी बात हो रही है, उनका नाम था गिरिबाला। उनका असली नाम गिरिबाला था, ठीक है? और जिस समय योगानंद जी उनसे मिले, उस समय उनकी उम्र करीब 70 साल थी और कई वर्षों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। कई लोगों ने इस बात को प्रमाणित भी किया था। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हवा में बातें थी ये। कुछ लोग ऐसे थे जो उन्हें जानते थे और उन्होंने कुछ नहीं खाया है कई सालों से, इस बात का प्रमाण भी उन्होंने दिया। ठीक है? तो योगानंद जी उनसे मिले भी थे, उन लोगों से जिन्होंने इस बात का प्रमाण दिया। उन्होंने बताया कि जब से हमने देखा है, कई बार हमने ट्राई किया, हमें भी लगता था कि शायद ये सब एक ब्लफ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने वाक़ई में कुछ नहीं खाया है कई दिनों से, कई सालों से। और इसमें उनके भाई के बारे में भी ज़िक्र किया गया है, क्योंकि उन्हीं से योगानंद जी को पता चला कि जो निराहारी योगिनी है, यानी जो गिरिबाला हैं, वो कहाँ रहती हैं। तो उनके भाई का नाम था लंबोदर डे, जो गिरिबाला जी के भाई थे, उनका नाम था लंबोदर डे। और उन्होंने उनका पता बताया कि उनका पता है बेऊर। बेऊर जो है एक जगह है बंगाल में, तो वहाँ पर वो रहा करती थी। नॉर्मली वो अपने भाई के साथ भी कभी-कभी रहा करती थी, और लेकिन जिस समय योगानंद जी उनसे मिले, उस समय वो बेऊर में यानी कि बंगाल में एक जगह पे रह रही थी। और इस बुक में अगर आप इस चैप्टर को पढ़ें तो इसमें करीब 4 या 5 पेजेज़, अराउंड 6 पेजेज़ इसी बात में डिस्क्राइब किए गए हैं योगानंद जी के द्वारा कि किस तरीके से वो उन तक वहाँ पहुँचे। तो योगानंद जी ने जो ये बुक लिखी है, उसमें उन्होंने हर चीज़ का आनंद लिया है। जिस चीज़ का भी आनंद लिया है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया है। जैसे जब वो गिरिबाला जी से मिलने जा रहे थे, तो रास्ते में उनको जो भी परेशानियाँ आई, एक गाँव का जो रास्ता है, कच्चा रास्ता है, पानी बरस रहा है, पानी बरसने के बाद उसमें कीचड़ भर गया है। तो जिस तरीके से उन्होंने उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको ऐसा लगेगा कि वाक़ई में आप किसी गाँव में पहुँच गए हैं। सो आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इस चैप्टर का क्रक्स है, जिस पर्पज़ से ये चैप्टर का डिस्कशन हम कर रहे हैं, केवल उस पर्पज़ पे फ़ोकस रहूँगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़िए। ये जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप इन वीडियोज़ को सुन के यहीं पे रह जाएँ। दीज़ वीडियोज़ आर जस्ट माय एक्सपीरियंसेस, जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद। इन एक्सपीरियंसेस से हो सकता है कि आपको इस चीज़ में हेल्प मिले। व्हेन यू रीड दिस बुक, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कंप्लीट है या फिर उसके अलावा कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं सिर्फ़ एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे पास है वो आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ हेल्प मिले या एक नया नज़रिया मिले सोचने का। आपके पास अगर हो, तो आप भी कमेंट सेक्शन में, आपका स्वागत है उन चीज़ों को रखने के लिए, ठीक है? कमेंट्स लिखते समय मर्यादाओं का ध्यान रखें। यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो अनजान लोग भी आते हैं कई बार इस चैनल पे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मर्यादाओं का ध्यान रखें। मैं पहले ही कई बार कह चुका हूँ, हालाँकि हर कोई हर वीडियो नहीं देखता, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ और फिर से ये कह रहा हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और ये चैनल ज्ञानियों के लिए नहीं है। ये चैनल अज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। हम सब वो लोग हैं, मैं बनाने वाला, आप सुनने वाले, हम वो लोग हैं जो उस परम सत्य को, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे बोध कहते हैं, जिसे वास्तविक बोध कहते हैं, जो हम सब के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बन के बह रहा है, उसकी तलाश में है। तलाश में क्यों है? तलाश अगर करेंगे तो बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में संतुलन लाता है, जब एक योग लेकर के आता है, एक योगाभ्यास करता है, योगाभ्यास यानी नियमित समय पर किसी काम को करना। योग का मतलब सिर्फ सांस को लेना और बाहर छोड़ना नहीं है। योग का मतलब है आपके जीवन में एक सरल आवर्त गति होनी चाहिए, आपके जीवन की हर प्रक्रिया में। उठना, सोना, खाना, पीना,
एक ही समय पे सोना, एक ही समय पे उठना, जितना आज खाया है, जिस समय पे खाते हैं उसी समय पे हर रोज खाना, उतनी ही मात्रा में खाना, ये भी एक प्रकार का योग है, क्योंकि आप एक सरल आवर्त गति में अपने जीवन को ले आए हैं। राइट? तो प्रकृति के साथ जुड़ जाना ही योग है। अब प्रकृति कैसे काम कर रही है? पूरी की पूरी प्रकृति सरल आवर्त गति में चल रही है। और अगर आप अपने चरित्र को, अपने जीवन को सरल आवर्त गति में ले आते हैं, तो आप देखते हैं कि आप स्वस्थ होते चले जाते हैं। जो व्यक्ति एक ही समय पर उठता हो, एक ही समय पर सोता हो, एक ही समय पर खाता हो, उतनी ही मात्रा में खाता हो, जितना एक दिन खा रहा है, उतना ही दूसरे दिन खाता हो, तो निश्चित रूप से आपको ये पता चलेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं और वो पॉजिटिव हैं। ठीक है? इसलिए योग का महत्व है और योग का अर्थ सिर्फ सांस को बाहर लेना, अंदर खींचना, बाहर छोड़ना नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ जाना। योग का अर्थ ही है जुड़ना। योग अपने आप में यही शब्द है, जोड़ना। राइट? तो योग का अर्थ है जुड़ना। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहें जो पूरा का पूरा चैप्टर है, उसको निश्चित रूप से पढ़ें। मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो केवल और केवल एक रेफरेंस है, मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है आपके काम आ जाए। और काफी संघर्षों के बाद वो वहां पहुंचे, बेउर, जहाँ पे गिरिबाला जी उनको मिली, योगानंद जी को। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कई क्वेश्चंस किए गिरिबाला जी से, और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के उन्होंने अपोलोजाइज भी किया उनको कि मैं हो सकता है ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, तो आप बुरा मत मानिएगा, आप मुझे बता सकती हैं अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप केवल कुछ प्रश्नों के ही उत्तर दे सकती हैं, तो केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा जिन प्रश्नों के उत्तर देने में आप कंफर्टेबल हैं। हर क्वेश्चन के आंसर आप मत दीजिएगा। लेकिन जो गिरिबाला जी थी वो इतनी विनम्र थी, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, आप बात करने आए हैं, हम सारी बात करेंगे, कोई बात नहीं, जो आप पूछ रहे हैं मैं सब बताऊंगी। तो बहुत सी बातें होती रही, उसमें से मुख्य बात जो थी, जो आपको भी आश्चर्यचकित कर रही है और जो हमारे योगानंद जी हैं उनको भी आश्चर्यचकित कर रही थी, वो यही है कि आप कुछ तो खाती होंगी, क्या आप कुछ भी नहीं खाती हैं? ये चीज जो है उन्होंने पूछी योगानंद जी ने। तो गिरिबाला जी ने सिंपल सा आंसर दिया कि हाँ, मैं कुछ नहीं खाती। लेकिन जब जोर दिया गया कि कुछ तो खाती होंगी, तो उन्होंने हंस करके बस इतना जवाब दे दिया, हाँ खाती हूँ, कुछ तो खाती ही हूँ। ये नहीं बोला कि मैं क्या खाती हूँ, कुछ तो खाती ही हूँ, ये बोला। कुछ तो खाती ही हूँ, जब ये उन्होंने बोला तो योगानंद जी समझ गए कि वो किस तरफ इशारा कर रही हैं। और उन्होंने खुद बता दिया कि आप क्या खाती हैं। उन्होंने बता दिया कि जो हवा है, यानी जो प्राण वायु है, और सूर्य के प्रकाश में जो एनर्जी है, जिससे पूरी की पूरी पृथ्वी चल रही है, पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, पेड़ पौधों को खा करके, या फिर पेड़ पौधों पे आश्रित रहने वाले जीवों को खा करके, जो लोग, जो मनुष्य अपने जीवन को चला रहे हैं, अल्टीमेटली वो क्या खा रहे हैं? वो सूर्य प्रकाश को ही खा रहे हैं। राइट? अल्टीमेटली दे आर ईटिंग द सनलाइट, द सोलर एनर्जी ओनली। राइट? जो सोलर रेडिएशन है उसी को खा रहे हैं। तो यही चीज उन्होंने बोली कि आप हवा और सूर्य प्रकाश की शक्तियों से तथा मेरु शीर्ष, यानी कि आपका जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके माध्यम से। स्पाइनल कॉर्ड ही क्या है? अगर आपने देखा हो तो स्पाइनल कॉर्ड, अगर आपने साइंस में पढ़ा हो तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड वो सेंट्रल लोकेशन है जहां पर आपका पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसकी सभी नर्व्स आकर के मिलती हैं। तो ये उन्होंने इसीलिए कहा है क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व है, वो केवल और केवल क्या है, किस लिए है? कर्म करने के लिए है। और कर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। विचार करते हैं, छोटे से छोटा विचार कि मुझे इस सामान को उठा के यहाँ से वहां रखना है, या किसी चीज से हमारा हाथ जल गया तो रिएक्शन करना, यहाँ भाई हाथ जल गया, हाथ हटा लो। ये जितनी भी चीजें हम करते हैं, ये किस वजह से होती हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से होती हैं। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यही हमारे पूरे व्यक्तित्व को चलाता है। हमें कोई निर्णय लेना हो, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। हमें कोई काम करना हो, एक छोटे सा गिलास को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना हो, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो कुल मिलाकर के हमारा नर्वस सिस्टम ही है जो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, हमसे जितने भी काम हो रहे हैं, या फिर जितने भी काम ये सृष्टि हमसे करवा रही है, उस काम को करवाने के लिए जो एनर्जी आती है, वो अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे डिसीजन मेकिंग के माध्यम से एक विद्युत ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में चलती है। अगर आपने साइंस पढ़ा है, बायोलॉजी थोड़ी सी भी अगर आपको याद है, तो आपको पता होगा कि ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये केवल और केवल विद्युत शक्ति, यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेस के बेसिस पे ही चलता है, और कुछ नहीं है। ये केवल और केवल इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं जो हमारे पूरे अस्तित्व को चला रही हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे जो नर्वस सिस्टम को एनर्जी देने का, फाइनली हमारे नर्वस सिस्टम को एनर्जी देने का ही काम, बस इतना ही काम है। और ये सूर्य प्रकाश से भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उसमें भी वो एनर्जी अवेलेबल है। और उसी एनर्जी को कन्वर्ट करके जो पौधे हैं वो अपने पास रखते हैं। पौधों को हम खाते हैं, खाने के बाद हमारे अंदर एनर्जी आती है। अल्टीमेटली वो एनर्जी जा करके किसको, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसी को एक तरीके से ऊर्जा देती है।
और उस ऊर्जा की वजह से ही हम सारे काम कर पाते हैं। निर्णय लेने से लेकर के छोटे से छोटा काम करना, रिएक्ट करना, एक्ट करना, ये सारा का सारा काम जो है वो केवल और केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से ही हम कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो सनलाइट है, हमारा जो एयर है, इसके थ्रू जो हम प्राण शक्ति अंदर ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा मेरुदंड से जो हमारी पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो मेरुदंड में जितनी सारी तंत्रिकाएं हैं वो सब जा करके इकट्ठी होती हैं। हमारा जो मेरुदंड यानी कि ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें सारी की सारी जो है कोशिकाएं, जो न्यूरॉन सेल्स हैं, वो आकर के अपना एक सेंट्रल लोकेशन बनाती हैं, और यहीं से सारा का सारा एनर्जी फ्लो हमारे माइंड तक पहुंचता है और माइंड डिसीजन लेता है। और वो डिसीजन लेकर के जब एक प्रत्यावर्ती चाप, या फिर आप ये कह लें कि एक रिफ्लेक्सिव आर्क जो बनाता है। रिफ्लेक्सिव आर्क आप समझते होंगे, रिफ्लेक्सिव आर्क क्या होता है? कोई एक्शन जो कि आपके बाहर हो रहा है और आपकी तंत्रिकाएं, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको महसूस कर रहा है। महसूस करने के बाद वो नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कैसे करना है, उस पूरे के पूरे चक्र को, उस पूरे के पूरे साइकिल को, एक्शन से लेकर के रिएक्शन का डिसीजन, और डिसीजन होने के बाद जो रिएक्शन हुआ, जो रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन हुआ और डिसीजन जो लिया आपने, उस पूरे के पूरे साइकिल को, उस पूरे के पूरे आर्क को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव आर्क कहते हैं। ठीक है। सो पूरा का पूरा सर्किल भी एक आर्क ही है, तो यही उसको रिफ्लेक्सिव आर्क या रिफ्लेक्सिव सर्किल मैं बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव आर्क कहते हैं वैसे साइंस की लैंग्वेज में। तो इसी की तरफ इशारा किया योगानंद जी ने, और गिरिबाला जो है थोड़ा सा मुस्कुराई और उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और गिरिबाला ने कहा भी कि बाबा सब जानते हैं। जैसे एक और थी टेरेसा नाइमन, ठीक है, जिनके बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो टेरेसा नाइमन के बारे में जो बातें हुई थी, लगभग वैसी ही बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, और यहाँ पर भी गिरिबाला जी ने उनसे यही कहा कि बाबा सब जानते हैं, आपको तो सब पता है, तो आप पूछ क्यों रहे हैं? कुल मिला के कहने का मतलब ये था। अब इसमें क्या है कि कुछ कमेंट्रीज हैं, इस बुक में ही कुछ कमेंट्री दी गई है, एक टिप्पणी दी गई है, एक तरीके का उसमें अ, जो है छोटा सा एनालिसिस दिया गया है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो इस एनालिसिस को देते समय एक साइंटिस्ट हैं, बहुत ही रेनाउंड साइंटिस्ट रहे हैं 1933 में, जॉर्ज डब्ल्यू काइल। इन्होंने 1933 में डॉक्टरों का एक पूरा सम्मेलन हुआ था। तो वहां पर इन्होंने इस बात को कहा, बहुत सिंपल सी बात उन्होंने बोल दी, वॉट एवर वी ईट इज जस्ट अ रेडिएशन। जो कुछ भी हम खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक विकिरण है, वो रेडिएशन है, वो केवल और केवल एक रेडिएशन है। यही उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो केवल और केवल एक रेडिएशन है। हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का निर्माण भी छोटे छोटे अणुओं से ही हुआ है। इन अणुओं में भी, अगर हम इन अणुओं को स्वतंत्र रूप से देखें, तो इन अणुओं में भी महान ऊर्जा है, इनफाइनाइट लेवल की एनर्जी है। और ये जितने भी अणु हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने आप में एक सोलर सिस्टम है। अगर आप उसको देखें, एक एटम को, तो उस एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, तो अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर ऐसे ही लगा रहे हैं जैसे कि सन के चारों तरफ तरह तरह के ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। राइट। कुल मिलाकर के जो कुछ भी अपने सोलर सिस्टम में देख पा रहे हैं, एक छोटे से अणु में भी वही व्यवहार दिखाई देता है, एक छोटे से परमाणु में भी वही व्यवहार दिखाई देता है। तो जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप में एक सोलर सिस्टम है, वो भी एक सोलर सोलर सिस्टम है। और ये पूरी की पूरी एनर्जी किससे गेट करता है? सनलाइट से गेट करता है। जितने भी अणु हैं वो सनलाइट से एनर्जी गेट करते हैं। होता क्या है कि जो सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी है, वो खाने के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है, और हमारा जो जीव द्रव्य है, ठीक है, उसमें मिल जाती है। जीव द्रव्य यानी जिससे हमारा एक लिक्विड है, हमारे फ्लूइड है, हमारे पूरे शरीर में बहता रहता है, केमिकल के फॉर्म में बहता रहता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और इस केमिकल एनर्जी से ही वो विद्युत एनर्जी पैदा होती है। जैसे आपका सेल होता है, केमिकल एनर्जी को ही किसमें कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे-छोटे सेल हैं। कुल कहने का मतलब ये है। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हमारी बॉडी में हैं, जिन्होंने हमारी बॉडी के पूरे नर्वस सिस्टम को बनाया है, हमारी पूरी बॉडी को बनाया है, उनके अंदर भी एनर्जी कैसे पहुंचती है? जो कुछ भी हम बाहर से खाते हैं वो एनर्जी हमारे शरीर में पहुंचती है। वो एनर्जी हमारे जीव द्रव्य में, जो केमिकल एक तरीके का है, उसमें रिलीज होती है। उसके रिलीज होने के बाद एक तरीके से हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक बैटरी की तरह काम करती है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जीज पैदा होने लगती हैं, और हम नए-नए विचारों को जो है अपने भीतर और बाहर ले जाने और ले आने लगते हैं। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये रासायनिक ऊर्जा है, जो केमिकल एनर्जी है, ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसीलिए कहा जाता है कि इसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है विटामिन B12। हमारे यहाँ इंडिया में विटामिन B12 अक्सर लोगों का कम हो जाता है। ठीक है।
तो इसके इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। नॉर्मली जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए B12 को ले पाना ईजी होता है, लेकिन शाकाहारियों के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। नहीं तो आप जो है जो दवाइयाँ होती हैं, एक जो मल्टीविटामिन्स आते हैं उनको भी लोग लेते हैं। तो ये जो B12 है ना, वो इसी चीज में हेल्प करता है। ये जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत प्रवाह उत्पन्न होते हैं, इनके बीच में केमिकल लोचा ना होने पाए, ये केमिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में, यानी न्यूरॉन जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको सही से चला सके, उसमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस सही से काम कर सकें। इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, यानी कुल मिला के आप सीधे शब्दों में ये समझ जाइए कि जो केमिकल एनर्जी है अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती तो प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम B12 के ना होने से या कम होने से क्रिएट हो सकती है। इसलिए अपना B12 चेक कराते रहिए, और ताकि आपको ये कभी केमिकल लोचा ना हो पाए, अदरवाइज आपको डिमेंशिया नाम की बीमारी हो जाएगी। सो एक प्रसंग आया था, कॉन्टेक्स्ट आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक में नहीं लिखा है। ये केवल और केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप जो है इस चीज को समझें कि B12 बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें प्रभाव डालने लगता है। B12 की कमी होती है तो नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम होने लगती है, राइट। तो ये जो विद्युत प्रवाह है ये कम होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इस रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन में प्रॉब्लम आने लगती है, या फिर सही से वो कन्वर्ट होने के बाद भी यूटिलाइज नहीं हो पाती, राइट, वॉट एवर, राइट। बहुत ज्यादा बड़ा डॉक्टर मैं नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर हुई नहीं। तो बेसिकली केवल और केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हल्का फुल्का मैंने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि B12 इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्वस सिस्टम। अदरवाइज डिमेंशिया जैसी बीमारी, भूल जाना कहाँ पे हैं कहाँ खड़े हैं, ये याद ना आना, इस तरह की चीजें होने लगती हैं। और इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं और साथ में आपका शरीर झंझनाता हो, देन यू शुड मीट योर डॉक्टर, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दी यू नो नॉर्मल टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे, बस ऐसे ही आया तो बता दिया। ठीक है, आगे ये बताया गया है कि प्लांट जो होते हैं वो क्लोरोफिल उनके अंदर होता है। क्लोरोफिल के माध्यम से ही वो जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं, और आपके अपने अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में इकट्ठा रखते हैं, ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा रखते हैं। उस एनर्जी को हम खाते हैं। हमारे खाने के बाद हमारे अंदर जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारी सेल्स के बीच में है, वो हमारी जो न्यूरॉन सेल्स के बीच में हो अणुओं में ये ऊर्जा पहुंचती है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में करते हैं। और दैनिक जीवन में काम करने का मतलब है अपने नर्वस सिस्टम को यूज करना, बिना उसके आप नहीं चल पाओगे, राइट। तो ये चीज हुई, ठीक है। अब समझ में आई होगी आपको कि साइंटिफिक रूप से इसे कैसे समझा जा सकता है। सो यहाँ पे जो योगानंद जी हैं उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से इन डॉक्टर्स ने अपनी बात बताई है, साइंस के लेवल पर हम इन चीजों को जानते हैं कि हमें किसी न किसी कन्वर्टेड सोर्स से, जैसे पेड़ पौधों को खा करके वो एनर्जी मिलती है, अल्टीमेटली वो एनर्जी सन की ही है, कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी में सन की ही एनर्जी पहुंच रही है। हमारे शरीर में रोटी सब्जी के रूप में वो पहुंची, फिर उसके बाद वो टूट गई सिंपल एलिमेंट्स में, और सिंपल एलिमेंट्स में टूट करके वो अल्टीमेटली सन से जो फाइनली एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट ही हमारी बॉडी में पहुंचा, हमारे सेल्स तक। तो क्या वो सीधे नहीं पहुंच सकता? तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि जो योगी होते हैं, जो योग साधना करते हैं, उनके भीतर ये शक्ति होती है, या फिर योग के माध्यम से जब वो इस प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो उनका पदार्थ से संबंध समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति अपने आप में ऊर्जा का ही पुंज है। जब आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो पदार्थ आपके पास हो या ना हो, उसका मतलब समाप्त हो जाता है, राइट। जैसे अगर किसी आदमी को किडनी में प्रॉब्लम है तो कई बार क्या होता है, डायलिसिस करना पड़ता है। तो जब डायलिसिस किया जाता है तो एक मशीन लगाई जाती है। जिस समय वो मशीन लगाई जाती है उस समय किडनी का महत्व, जो आपके शरीर के भीतर जो किडनी है जो काम कर रही थी, उसका जो महत्व था वो समाप्त हो जाता है। भाई तुम किनारे रहो, तुम्हारा काम इस डायलिसिस वाली मशीन से हम कर ले रहे हैं, राइट। ठीक इसी तरीके से हमें ये जो मशीन दी गई है, जिसे हम शरीर कहते हैं, ह्यूमन बॉडी कहते हैं, इस ह्यूमन बॉडी में तरह तरह के यंत्र लगे हुए हैं। किडनी है, लीवर है, सब कुछ है। इन यंत्रों के माध्यम से हमारा पूरा शरीर कोई ना कोई काम करता है। ये सब कंपोनेंट है जिसके माध्यम से पूरा शरीर काम करता है। लेकिन असली ऊर्जा क्या है? असली ऊर्जा है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो यहां पर योगानंद जी ने यही कहा है कि निश्चित रूप से विज्ञान में इतनी ताकत है कि जो अल्टीमेट एनर्जी, जो कि साइंटिस्ट ने कही थी, काइल ने कही थी ये बात, कि हम जो सारी एनर्जी लेते हैं वो कुछ और नहीं है, जो खाना हम खाते हैं जस्ट रेडिएशन, वो सोलर रेडिएशन है। वी जस्ट ईट द सोलर रेडिएशन, वी ईट नथिंग एल्स। हम सिर्फ सोलर रेडिएशन खा रहे हैं। अल्टीमेटली जो कुछ भी खाया, चाहे वो पत्ते की तरह दिख रहा हो, सब्जी रोटी में दिख रहा हो, कुछ भी हो, सब्जी रोटी जैसा लग रहा हो, फल फूल जैसा दिख रहा हो, अल्टीमेटली सन से जो एनर्जी आ रही है ना, अल्टीमेटली वही हमारे शरीर तक पहुंच जाती है। पहले सन की एनर्जी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे बॉडी में जो मैकेनिक्स है उसके माध्यम से सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, और फिर सिंपलेस्ट सब्सटेंस में वो अल्टीमेटली क्या रह जाता है, वही सोलर एनर्जी रह जाता है। और उसी के माध्यम से हमारा पूरा शरीर चलता है। ये सिंपल साइंस है, इसमें कोई
जो है ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको समझें और उसको बोलें और आपको कोई अंधभक्त कह देगी, नहीं। अंधभक्ति असल में कुछ होती ही नहीं है। जब आप चीजों को समझ जाते हैं तो आप जिन चीजों को कल तक पाखंड कह रहे थे, आज वो चीजें संभव हो जाती हैं आपके लिए, तब आप उसको विज्ञान कहते हैं। तो विश्वास विज्ञान का आधार है। अगर विश्वास ना हो तो विज्ञान का जन्म ना हो। लोग कहते हैं कि विज्ञान सब कुछ है, नहीं। आप उनसे पूछिए जिन्होंने वैज्ञानिक खोजें की हैं। अगर उनके जीवन में विश्वास ना रहा होता तो वो कभी वैज्ञानिक ना बनते। एडिसन पे पता नहीं कितने लोग हंसते थे। वो हंसने वालों की चिंता करते। जिस समय लोग हंसते थे ना उनके ऊपर, वो सब लॉजिकल लोग थे। उनके हिसाब से वो सारे लॉजिकल लोग थे कि पता नहीं क्या कर रहा है, उनको कोई लॉजिक नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन इस आदमी को विश्वास था। जिसे एडिसन कहते हैं, उसने बल्ब बना दिया। जिसको विश्वास था उसने वैज्ञानिक खोज कर दी, और जो खुद को वैज्ञानिक समझते थे उनका नाम भी आज हम नहीं जानते। तो यही फर्क है। विश्वास हर चीज का आधार है। कोई ये ना समझे कि विज्ञान हर चीज का आधार है। विश्वास विज्ञान का भी आधार है। अगर आप में विश्वास ना हो तो आप अपने दिमाग को चलाएंगे ही नहीं। आपका शरीर काम ही नहीं करेगा। आपको इस बात का विश्वास ना हो कि जो मैं सोच रहा हूं वो कर सकता हूं, तो आपका शरीर काम करेगा ही नहीं। कोई भी वैज्ञानिक खोज आप करना चाहें वो कर ही नहीं पाएंगे। आप लोगों की हंसी से परेशान हो जाएंगे और निकल लेंगे। मुझ पर भी बहुत से लोग हंसते हैं, मेरे अपने परिवार में ही मुझे समर्थन नहीं मिलता, लेकिन मैं लगा हुआ हूं। ठीक है, विश्वास है। मुझे पता है कि जो मैं समझ करके बोल रहा हूँ वो हवा में नहीं बोल रहा हूँ। जो चीज मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ। जो मेरे अनुभव में है वो मैं बता रहा हूँ, और जिस चीज का मैंने अनुभव नहीं किया उसको ही बता रहा हूँ कि मैंने अनुभव नहीं किया है, लेकिन किताब में लिखा है, इसलिए मुझे आपको बोल के बताना पड़ रहा है। हो सकता है किसी और दिन मैं उसको भी अनुभव कर लूं। राइट। सो ये सारी चीजें हैं। तो विश्वास विज्ञान का भी आधार है। जिसे विश्वास नहीं, वो विज्ञान अर्थशास्त्र कुछ नहीं समझ सकता। कोई भी नई खोज नहीं कर सकता। वो केवल बनी बनाई चीजों को पढ़ सकता है। जितने भी आज के समय में वो लोग हैं जो कि वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं, करना चाहिए, लेकिन जो विज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, आप उनसे पूछ करके देखिए उन्होंने क्या किया है अपने जीवन में। विज्ञान के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने केवल वैज्ञानिकों की लिखी हुई बातों को पढ़ा है और रटा है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बोली कि आज के समय में हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है। लेकिन ये जो डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है अल्टीमेटली क्या है? वो सोलर एनर्जी ही है, जो कई लाखों सालों पहले पेड़ पौधों में इकट्ठी हुई थी। कोयला तो आपको पता ही है कैसे बना होगा। कार्बोनीफेरस एज एक थी। कई लाख साल पहले कार्बोनीफेरस एज हुआ करता था धरती पे। उस समय बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, दानवों के आकार के। राइट, आप कह सकते हो दानवों के आकार के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते, मोटे मोटे तने होते थे। कुछ समय बाद किसी प्राकृतिक आपदा में या आप समय है, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, तो समय के साथ साथ वो सारे के सारे पेड़ जो है दब गए, जमीन के नीचे पहुंच गए। और उनका क्या हुआ? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहां ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच सकती थी, ऑक्सीजन की अब्सेंस में वो वहां पे क्या हो गए? गर्मी नीचे जो थी उस गर्मी में खत्म होने लगे। जब खत्म होने लगे तो बाकी सब तो खत्म हो गया, बच क्या रह गया? बचा रह गया कार्बन। वही कार्बन जो है कोयले के फॉर्म में आज की डेट में अवेलेबल है। जो पेट्रोल है वो क्या है? पेट्रोल अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो अक्सर जो है समुद्रों में मिलता है। समुद्र में ही पेट्रोल के कच्चे तेल के कुएं होते हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है। वो होता क्या है? जब आप देखें, कोई भी समुद्र है, समुद्र के किनारे कोई ना कोई बस्तियां बसी होती हैं। समुद्र में मछलियां हैं, समुद्र में दूसरे जीव हैं। ये मरते रहते हैं। मर करके वो समुद्र में धीरे धीरे नीचे जा करके खत्म होकर के इकट्ठा होते रहते हैं। ठीक है। फिर होता क्या है कि जब वो नीचे इकट्ठा होते रहते हैं, बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, तब वो एक के ऊपर एक परत जमती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि मछलियां बस मर करके तैर रही हैं, नहीं। जो सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। जो सेडिमेंट्स आते हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, जो नदियां बहा करके लाती हैं। वो सेडिमेंट्स क्या हुआ कि कुछ जगहों पे इकट्ठे हो गए, और नीचे जो जानवर दब गए थे, हो सकता है कोई आपदा आई हो, कोई डिजास्टर हुआ हो, उसमें वो जीव दब गए। हम दब गए, आप दब गए, जानवर दब गए, सब दब गए। उसके ऊपर समुद्र के भीतर ही नई नई लेयर्स चढ़ती चली गई। ऊपर समुद्र बह रहा है, नीचे लेयर्स चढ़ी हुई हैं। उन लेयर्स के नीचे जो जीव दबे हुए थे उनमें क्या था? कार्बन था। ये कार्बनिक कंपाउंड ही तो है जो तेल और इसका आप यूज करते हो, पेट्रोलियम गैस का। ठीक है, प्राकृतिक गैस का, ये सब क्या है? कार्बन ही है अल्टीमेटली। राइट। तो वो सब नीचे दबा रहा। ऑक्सीजन की अब्सेंस में उनका विघटन हुआ, और अंत में वो किस में बदल गए? कीचड़ के रूप में बदल गए। वही कीचड़ क्रूड ऑयल होता है, उसी को आप निकालते हो। उसी को निकालने के बाद उसको आप रिफाइन करते हो। रिफाइन करने के बाद जो उसमें एनर्जी है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों को चलाने में। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? अल्टीमेटली अगर आप देखें तो प्राइमरी सोर्स उस एनर्जी का, जो कि आपको तेल से प्राप्त हो रहा है, वो लाखों साल पहले इकट्ठा की गई सौर ऊर्जा ही है।
ठीक है। तो यहाँ पर इस बुक में ये भी चीज बड़ी अच्छी बताई गई है, तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी गिरिबाला की कहानी इसमें बताई गई है कि वो कैसे बिना खाए रहने लगी। इनके बचपन की कहानी बताई गई है कि बहुत ज्यादा खाती थी, फिर इनकी शादी हुई तो इनकी सास ने एक दिन इनको टोका कि तुम बहुत ज्यादा खाती हो, थोड़ा खाने पे लगाम लगाओ, इतना थोड़ी खाया जाता है ठूस ठूस करके। तो इनको बुरी लग गई, तो इन्होंने कहा कि मैं आज के बाद अन्न का एक दाना भी नहीं लूंगी, और मैं ऐसे ही रहूंगी, भूखी ही रहूंगी। तो उनकी सास ने जो है मजाक भी उड़ाया कि तुम जब बहुत ज्यादा खाए बिना नहीं रह सकती तो बिना खाए कैसे रहोगी। तो गिरिबाला ने बताया हुआ है इस बुक में ही कि इस बातचीत में ही बताया हुआ है कि उन्होंने एक प्रार्थना की ईश्वर से कि मुझे मेरा ऐसा गुरु दिला दो, मुझे मेरे गुरु से मुलाकात करा दो जो मेरे इस शपथ को, मेरी इस प्रतिज्ञा को पूरी कर सके कि मैं कुछ ना खाऊं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है कि समझ में आने लायक ना हो या उस पर कुछ डिस्कशन किया जाए, बहुत सीधी सी चीजें हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और साथ में उन्होंने ये बताया कि उनके जो गुरु थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये चीजें की जा सकती हैं, कुछ योग विधियां बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे ये चीजें प्राप्त हुई। तो योगानंद जी ने पूछा भी उनसे कि आप ये बता सकती हैं, पूरे मानव समाज के लिए भले का काम होगा अगर आप ये बात बता दें। तो गिरिबाला जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये चीज आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ईश्वर का ये आदेश है कि वो प्रकृति में हस्तक्षेप ना करें, प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप ना किया जाए। उन्होंने ये भी बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हम वो कर दें, क्या नाम, ये विद्या आउट कर दें, सबको बता दें, तो किसानों को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका भोजन, उनका अन्न फिर कौन खाएगा, राइट। तो ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में डिस्कस करने का बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दीज आर सिंपल थिंग्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड देम इजली। इसके अलावा पतंजलि के योग सूत्र की एक बात की गई है, इसमें यह बताया गया है कि योग योग में इस चीज का वर्णन कहाँ पे है। जो योग सूत्र है पतंजलि का, उसमें इसका वर्णन कहाँ है, तो उसका वर्णन, जो इस चीज का वर्णन है कि बिना कुछ खाए ही आप ऊर्जा ले सकते हो, उसका वर्णन जो है एक पतंजलि के योग सूत्र में 331 यानी चैप्टर 3 में 31st वर्स होगा, वहां पे ये चीज दी गई है। तो श्वास के द्वारा, यानी जो प्राण वायु है, जो योग है, भाई पतंजलि ने योग के बारे में ही बताया, तो प्राण वायु को अंदर बाहर करके कुछ ऐसी विधियां हैं, अंदर बाहर करने की, योग करने की कुछ ऐसी विधियां हैं प्राण वायु के माध्यम से, जिसके द्वारा विशुद्ध चक्र को नियंत्रित किया जाता है। विशुद्ध चक्र जो है वो आकाश तत्व का, यानी जो आकाश है जिसमें ये सूर्य का प्रकाश व्याप्त है, इसका प्रतीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। आकाश तत्व ही है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कहाँ होता है? यहाँ होता है। आप जो है ना, यहाँ से अपने माथे से जो आज्ञा चक्र होता है ना, यहाँ से आप एक, जो बिलांग होता है, एक बित्ता जिसको कहते हैं देसी भाषा में, एक बिलांग भी कहते हैं, एक बिस्ता भी कहते हैं, तो इस एक बित्ते को आप नापिए, यहाँ से आप नापिए और देखिए एक बित्ता कहाँ आता है, तो यहाँ कहीं आता है। यहीं पर विशुद्धि चक्र होता है। ठीक है। इसी विशुद्धि चक्र को एक्टिव किया जाता है, तो इस विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने के सूत्र पतंजलि में बताए गए हैं, और उसमें यह बताया गया है कि अगर आप इसको एक्टिव कर लेते हैं, और अगर आप इसको एक्टिव करने में महारथी हो जाते हैं, एक्टिवेट कर लिया है आपने, तो बिना खाए पिए भी आप शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा दे सकते हैं लंबे समय तक। राइट। तो पतंजलि में यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है 331 में, चैप्टर 3 वर्स नंबर 31 में। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। जो मेन मेन बातें थी उनको मैंने डिस्कस किया है, बाकी चीजों को आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।